अब एक मिनट और ध्यान से सुनो सब लोग। लास्ट जो अभी पढ़ा है एक बार फटाफट से नजर मारो सब लोग, जो आज क्लास का पढ़ा है जल्दी से देखेंगे सब लोग। आज थर्ड क्लास किसकी है? किसने किसने उसका रिवाइज किया है? सबने किया है रिवाइज? है? अभी बीच में आधे घंटे का गैप था तो पानी वानी पी के 5-7 मिनट देख लिया करो उसे, है ना? ये जो चुनाव पे चर्चा कर रहे हो ना तुम लोग इधर उधर घूम घूम के, उससे कुछ नहीं होना। नहीं। हाँ। नहीं क्या? वो कर दिया उसके बाद आप इसको बैक करो, डिलीट होगा वो आपके हो गया, है ना? तो बच गया। अब एक बार रिवाइज करो, 2 मिनट आपके पास, जल्दी करेंगे थोड़ा सा, जल्दी फास्ट, जल्दी कर लो भाई। कल शाम में मेरी क्लास ओवर हुई थी लगभग 7:30, 7:30। मैं पहुंचा था जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वो 8:30 के आसपास। तो मुझे मन हुआ कि यहाँ पे फल खोजे जाए, क्योंकि हम लोग बाहर रह के कुछ खाते हैं तो दिक्कत होता है ऐसे उल्टा सीधा, है ना? तुम्हारी तरह तो है नहीं, पत्थर भी पचा जाते हो तुम लोग इस एज में तो नहीं, है ना? हाँ, तो अभी क्या रहता है अपने मतलब मैं फल खोज रहा था तो मैं वो रिक्शा चलता है ना वाला, ई रिक्शा, तो उसमें बैठ के मैं गया, कोई कोई जीपीओ गोलंबर करके है वहाँ कुछ है, वहाँ फल मिलते हैं शायद। हाँ, ठीक है। तो वहाँ एक बच्चा मिला, ठीक है, ना ऐसे ना बोल भाई, ठीक है। तो पहले वो देखा, ऐसे देखा काफी देर तक, क्योंकि वो यकीन नहीं हुआ, फिर वो दूसरी तरफ देख के चला गया। उसको लगा सर ऐसे रोड पे कैसे घूम रहे होंगे, नहीं, ठीक है। तो हाँ, उसको यकीन ही नहीं हुआ, फिर वो ऐसे थोड़ी देर देखा, फिर वो चला गया, कह रहा कुछ और गड़बड़ है। तो लीची बहुत महंगी दे रहे थे, है महंगा देते हैं वहां पे फल, सस्ता कहाँ मिलता है भाई, सस्ता मिलता ही नहीं है, है? बाजार समिति दूर है ना यहाँ से वो। चलो पढ़ो यार, क्या करना है, पढ़े, ठीक है। बेटा आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने हेल्थ इश्यूज बचाना, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाओगे अचानक से बीच बीच में। खाने पीने का खास ख्याल रखो, ठीक है? जब कुछ ना समझ में आए करे तो दो ही चीजें होती है, केले खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, ऐसी चीजें नुकसान नहीं करेंगे, है ना? सही है। क्या खा लो और? मैगी? जिस देश ने बनाई वो खुद नहीं खाते हैं, हम लोग खा जाते हैं, वो किसी दूसरे देश का बनाया हुआ कुछ भी नहीं। खाया ना करो मैगी यार, नुकसान करेगी यार। चलो स्टार्ट करो, हेडिंग डालो मीजोजोम, हेडिंग डालो मीजोजोम, जल्दी से पढ़ेंगे। कल भी क्लास है आपकी, परसों नहीं होती है सैटरडे को, है? ठीक है। किसकी, मेरी? मैं जब भी आऊंगा तो पढ़ाऊंगा। हाँ। क्या चीज? एक ही कराऊं? लगातार ठीक नहीं है। एक काम ना करें, सीधे 3 घंटे पढ़ा दें लगातार। दिक्कत कहाँ है उसमें? दिक्कत कहाँ है उसमें? तो ब्रेक ज्यादा ले ले, ब्रेक ज्यादा ले ले फिर। है? एक केमिस्ट्री? तो मुझे फिर 6 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यहीं शिफ्ट हो जाऊं? उससे क्या फायदा होगा?
और मेरी फैमिली सबको यहाँ ले आए, जो वहां काम बिजनेस जो बाकियों के सबके चलते सब बंद करा दें। वाह, ऐसा होता है। तुझे बताता हूँ, जब फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आई कि पीडब्ल्यू पढ़ाना है, मेरी सबसे पहली कंडीशन थी, मेरे घर से कितनी दूर है वो सेंटर, जो पहला उनका ऑफिस था, घर से 4 किलोमीटर था, मैं स्कूटी पे चला जाता था। समझ आ रहा है? तो मैं घर चेंज नहीं करता चाहे कुछ हो जाए, मैं आ जाके पढ़ा लूंगा, वो ठीक है। पटना में भी घर नहीं लिए बेटा, अच्छा जगह है पटना में। मैं दिल्ली रहता हूँ भाई, पटना में तो कहीं कभी तो होटल में रुक रहा हूँ, मैं फ्लैट खोज रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहा है। सस्ता खोज रहा हूँ 7,000 रुपए में। कैसे ध्यान दे, है 15,000 में मिल जाएगा, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा, पढ़ाई करो। और इधर ध्यान दो, देखो हम लोग मीजोसोम की बात करें, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का होता है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ठीक है। थिक और टफ क्या होता है? कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज और स्टिकी होता है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। दूसरी बात हमने फिर पढ़ी थी सेल वॉल। सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। एनसीईआरटी लिखती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, मैकेनिकल सपोर्ट, शेप देती है, ठीक है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, उसके बाद की बात, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमने फिर पढ़ी है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की एक जैसी होती है, इसका अर्थ है कि दोनों किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर है। कोई डाउट नहीं? सेल मेम्ब्रेन भाई, बस तेरे को बोल रहा हूं बीच में, हाँ, इतना बड़ा मुंह खोल रहा था, ठीक है, हाँ, सही है, हाँ। सेल मेम्ब्रेन ध्यान सुनेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, फॉस्फोलिपिड है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज लेसिथीन। क्या है? लेसिथीन, याद रखेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, हमने बात करी है सरफेस स्ट्रक्चर की। हाँ बच्चे, बोल। अभी हाँ, ये भी नहीं चल रहा। ऑन करवाना चाहिए, चल रहा है यहां से ये। अब चला? पता नहीं, एक बार बोल देता हूं मैं। किसी को भेजो, एसी नहीं चल रहा है, बंद है। बंद क्यों किया आपने? ठीक है, अभी चला रहे हैं उसको। इधर ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो भाई। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सरफेस स्ट्रक्चर की बात करी, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई। ध्यान ये रखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे ताकि हम कर सकें। लिखो, क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी करेंगे थोड़ा फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल? ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ भाई, लिख लिया? अब लिखो उसमें क्या क्या चीजें की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन बाद में लिखेंगे, पहले वो लिख लो किन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, दूसरा लिखो सेल वॉल। तीसरा पिलाई, फिम्ब्रियाई, पिलाई, फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला, न्यूक्लियोइड। फ्लैजिला, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिला और न्यूक्लियोइड। अब इनमें से काउंट करो, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन में लिखने हैं आपने ए टू ऐसे करके, ऑप्शन ऐसे लिखने ए टू बी थ्री ऐसे करके लिखो।
C4 और D5। ऑप्शन लिख लिया ऐसे? ऑप्शन लिख लिए? बोलो जल्दी। ठीक है, अब इसमें से काउंट करो कौन कौन से सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में, जल्दी करो, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, जल्दी करो। सुनो पहले, सबसे पहले सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में मिलेगा। दूसरा सेल वॉल, दोनों में। तीसरा पिलाई, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में मिलता है। फोर्थ फिम्ब्रियाई, सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलता है। ठीक है, अगला दोनों में मिलता है। न्यूक्लियोइड सिर्फ प्रोकैरियोट में, दोनों में नहीं, सिर्फ प्रोकैरियोट में। तो कितने हो गए? 3। आंसर कौन सा आएगा? बी। ठीक है, हो जाएगा। किसको समझ नहीं आया? बेटा न्यूक्लियोइड सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलता है, पिलाई फिम्ब्रियाई सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलता है, फ्लैजिला दोनों में मिल सकता है। याद रहेगी बात? ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे बेटा, इधर देखें। ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होती है, दिख रहा है सबको? इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। यस, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब्यूल, और इसको बोलते हैं लेमिली। पहले मेरी बात पूरी सुनो ध्यान से, तो मैं आपको बताऊंगा। पूरी बात सुनेंगे, कोई कुछ लिखेगा नहीं बोर्ड पे, कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहले सुनो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने 6 चीजें पढ़ ली हैं, अब आगे की चीजें पढ़ रहे हैं। अब क्या है, हमने सतह पे, सरफेस पे जो भी चीजें, बेटा पूरा फोकस दो, नहीं तो चीजें छूट जाएंगी आपकी, प्लीज। आपने क्या पढ़ा है? सरफेस पे जो भी चीजें थी वो अच्छे से समझ ली, जो भी बाहर थी। अब हम सेल के अंदर जा रहे हैं। जब हम सेल के अंदर जाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स नहीं मिलती है ना, ईआर नहीं मिलता, गोल्जी बॉडी नहीं मिलता। वहां पर जो भी काम है वो मेम्ब्रेन को ही करना पड़ता है, फोल्ड होके। तो हमारे पास क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, जैसे ये बनाई मैंने, ये फोल्ड होके, इन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग या एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो मैंने कोई चीज जैसे इससे बाहर निकाली हो या इससे अंदर बनाई हो, उसे बोलते हैं एक्सटेंशंस। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशंस। तो हम ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस मिलती हैं, और वो एक्सटेंशंस अंदर की तरफ मिलती हैं। किसकी तरफ? साइटोप्लाज्म की तरफ। तो ये जो एक्सटेंशंस हैं, जो अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोजोम्स। जैसे जोम्स का मतलब होता है बॉडी, हम एक वर्ड लिखते हैं क्रोमोजोम, जैसे लिखते हैं लाइसोजोम, क्रोमोजोम। तो इनका मीनिंग क्या होता है? जोम का मतलब होता है बॉडी, लाइसोजोम का मतलब चीजों को तोड़ने वाली बॉडी, क्रोमोजोम का मतलब कलर बॉडी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मीजोजोम जो है बेटा, हम बोल सकते हैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रॉपरली ऑर्गेनल नहीं है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है, उसे हमने क्या नाम दे दिया? मीजोजोम नाम दे दिया। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया शो इन फोल्डिंग या एक्सटेंशंस। उन एक्सटेंशंस का नाम है मीजोजोम। ये क्यों होती हैं? ताकि कोई फंक्शन जो ऑर्गेनल करती थी वो दे सके। ऐसे कौन से फंक्शन है? जैसे रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में मदद करता है, ऐसे ही मीजोजोम किस में मदद करता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग और एक्सटेंशंस हैं, जिनकी अलग अलग शेप हो सकती है। क्लियर है? और ये शेप किस आधार पर है? ये सरफेस एरिया, सतह कम है, ये ज्यादा है, इससे ज्यादा ये है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो इससे ज्यादा आएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए अलग अलग शेप बनती है। अलग अलग क्या बनती है? शेप बनती है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं इसको, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब लिख सकते हो साथ के साथ, मीजोजोम्स आर एक्सटेंशंस। क्या लिख सकते हो? एक्सटेंशंस। और इनफोल्डिंग किसकी?
ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? यस, बोलो। ठीक है, मीजोजोम्स आर एक्सटेंशंस और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्लियर है? ठीक है, आगे सुनेंगे। मीजोजोम की तीन शेप्स हैं। मीजोजोम्स क्या है बेटा? इंक्रीज करता है सतह। क्या इंक्रीज करता है? सतह। तो क्या लिखोगे? सरफेस एरिया। तो इसकी मेरे पास तीन शेप हैं। कितनी शेप है? तीन शेप हैं। कौन कौन सी हैं? वेसिकल्स। वेसिकल्स देखो इसे कहते हैं ऐसे। ट्यूब्यूल होता है ऐसा पतला, और लेमिली होती है, सॉरी ट्यूब्यूल ऐसा होता है, लेमिली होती है एक सिंगल ऐसी। देखो ट्यूब्यूल का मतलब होता है ज्यादा ऐसे, समझ में आ रहा है? लेमिली मतलब सिंगल ऐसे। तो वेसिकल्स बी लेमिली और सी ट्यूब्यूल। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है। मीजोजोम क्या काम करते हैं? बहुत सारे, वो सारे रोल आपको बता रहे हैं। क्लियर? पर मीजोजोम बना किससे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये क्लियर है सबको? बोलो। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है, मीजोजोम्स आर केमिकली ए न्यूक्लिक एसिड, बी प्रोटीन, सी लिपिड, और डी मैंने लिख दिया यहां पर मान लो कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है? मेनली तो लिपिड होना चाहिए क्योंकि फॉस्फोलिपिड है। सही है, इसको और प्रॉपर लिख देते हैं। यहां क्या लिख देते हैं? फॉस्फोलिपिड। यस, क्योंकि वो किसका बना हुआ है? मेम्ब्रेन का। क्लियर है? किसका बना हुआ है? मेम्ब्रेन का। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताओ। लास्ट। समझ आ रहा है? पूछो किसको नहीं आ रहा है, पूछ लिया करो भाई जल्दी से। बोल बेटा। तू बता। व्लॉग व्लॉग ना बनाए कर भाई, मान जा। हाँ बेटा। बच्चे, मीजोजोम किसका बना है? मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। प्रोटीन भी होता है, पर मेनली हम किसका मानते हैं? फॉस्फोलिपिड का। तो आंसर इसलिए क्या आएगा? सी। समझ आया? ठीक है, आगे चल जल्दी से। फंक्शन बताएंगे मीजोजोम के जल्दी। हम क्या करेंगे? फंक्शन पर करेंगे मीजोजोम के। लिख लिया सबने? ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जल्दी करो बेटा, फास्ट। जल्दी लिखो बच्चे, लिखा जल्दी करा करो, क्योंकि क्या होगा ना आप। चले आगे। चलिए। लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम क्या बात करेंगे बेटा? मीजोजोम के फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे बेटा? फंक्शन ऑफ मीजोजोम की बात करेंगे। ठीक है। अब फंक्शन ऑफ मीजोजोम की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो हम क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहला फंक्शन है रेस्पिरेशन। आप लिखोगे नहीं, पहले समझो तो मैं आपको पूरी बात समझा पाऊंगा, ध्यान से समझना। जब हम कोई यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं, लिखना नहीं है ये, सिर्फ समझना है। जब हम कोई यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं, ठीक है, तो एक हमारे पास ये जगह साइटोप्लाज्म होती है, यस, और ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोटिक सेल में यहां पर ग्लाइकोलिसिस होती है
और यहां पर मेरे पास बाकी के रिएक्शन होते हैं रेस्पिरेशन के। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन दो जगह होती है, एक साइटोप्लाज्म में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। सही है, क्लियर है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो जो साइटोप्लाज्म वाले एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस, वो तो यहां हो सकते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम थे रेस्पिरेशन के, वो हमने किस में लगा दिया है? मीजोजोम पे। किसको मेरी बात समझ नहीं आई? मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रो यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन की दो लोकेशन है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो रेस्पिरेशन के बहुत सारे एंजाइम कहां लगे होंगे? मीजोजोम्स पे। यह बात समझ में आ रही है? जितने ज्यादा एंजाइम उतना सरफेस एरिया, उतनी ज्यादा फोल्डिंग। ये सोच पा रहे हो? ये क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं मीजोजोम रेस्पिरेशन कर रहा है, तो क्या वो प्रोटीन रिच होगा? यस, क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहा है, एंजाइम होंगे। हाँ या ना? यहां तक समझ में आ रही है? तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं बेटा? हम यहां पर यह कह रहे हैं कि मीजोजोम पर इस तरीके से मेरे पास रेस्पिरेशन के, ये डायग्राम नहीं बनाना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये देखो, मीजोजोम पर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होंगे। कौन से एंजाइम्स होंगे? रेस्पिरेशन के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, यस, आर प्रेजेंट ऑन मीजोजोम्स, प्रेजेंट ऑन मीजोजोम। अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताना आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिख दूं साथ के साथ? क्वेश्चन कराना ठीक है? हाँ, देखेंगे ध्यान से। मैं स्टेटमेंट 1 लिख रहा हूं। यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन कहां हो रही है? अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये लिख दिया मैंने। यहां तक कोई डाउट है? दूसरी स्टेटमेंट सुनो, दूसरी स्टेटमेंट सुनो। प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दोनों स्टेटमेंट ठीक है? कोई एक ठीक है? या पहली ठीक है दूसरी गलत है? पहली ठीक है दूसरी गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट में अगर जिन सेल्स के पास मीजोजोम है, सबके पास होते भी नहीं है, जिनके पास मीजोजोम है वहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां है? मीजोजोम और साइटोप्लाज्म दोनों पे है। यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मीजोजोम किसका एनालोगस हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस समझ आता है? किसका सिमिलर हो गया? हाँ बेटा, किसका सिमिलर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का। कोई डाउट है? पूछो। तो हम लिख सकते हैं नोट में, मीजोजोम्स आर, मीजोजोम्स आर एनालोगस, एनालोगस ऑफ क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ठीक है? कोई डाउट नहीं? चलिए बनाइए। पहला रोल हो गया रेस्पिरेशन, दूसरे रोल पे आते हैं। लिखो जल्दी से। है मीजोजोम पे ईटीएस के जैसे एंजाइम हो सकते हैं, होते हैं बल्कि, ठीक है, पर प्रॉपर ईटीएस नहीं होता, पर ईटीएस जैसे एंजाइम होते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरह का ईटीएस सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पर मैं ये बोल सकता हूं कि ग्लाइकोलिसिस वाले एंजाइम नहीं होंगे, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। सही है? तो तू अगर पूछे तुझसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम अगर बैक्टीरिया में हैं, तो वो मीजोजोम में होने के चांसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? ईटीएस जैसी चीज चाहिए, क्रैब साइकिल जैसी चीज चाहिए। उस तरह के एंजाइम कहां हो सकते हैं? मीजोजोम पे। और पूछो कोई। ठीक है? एनालोगस का मतलब होता है समान काम, जैसे जिनका फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का और मीजोसोम का स्ट्रक्चर अलग है पर फंक्शन सेम है, इसलिए क्या लिख रहे हैं, एनालोगस। दोनों में रेस्पिरेशन होती है बेटा। बैक्टीरिया में देख मेरी बात सुन, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, दोनों में होती है, और होती कहां है, साइटोप्लाज्म में। सही है। तो बैक्टीरिया में ये बात लिखना ये गलत हो गई और ये सही हो गई। ये गलत क्यों हो गई, इसमें क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी एंजाइम नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट नहीं होंगे, होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ साथ मीजोसोम में भी होते हैं। सही है। और पूछो, लिख लिया, नोट करो जल्दी से, नोट कर लो। है क्या कह रहा है, हाँ दूसरा रॉन्ग है, पहला ठीक है। कोई डाउट है किसी को, दूसरा गलत है तो नहीं, पूछ लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नीचे जब हम पढ़ रहे थे लास्ट कल से, ऊपर यहां उतना कंजेशन नहीं है, वो यहां एसी चल रहा है, ठीक। नीचे वाले में गड़बड़ था थोड़ा एसी का, ठीक। बेटा ऐप वाला मैं एक बार पूछ लूंगा आपका, स्पीड वाला चेंज होगा कि नहीं, ठीक है, होना चाहिए स्पीड, रिकॉर्डेड में तो होगा, है क्वालिटी ना, फुल स्क्रीन का मैं पूछता हूं, ठीक है। हैं डोपा अभी देखते हैं बेटा, अभी नहीं देखना भाई, बाद में देखना, इधर ध्यान दो सारे, इधर फोकस करो। लिख लिया, सेकंड रोल पे बात करते हैं। देखो मैं जो बताऊंगा उसको समझाऊंगा, पर आपको सिर्फ लिखे हुए पे ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। मेरी बात ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, फिर उसके बाद इस पे आगे चलेंगे। ध्यान से देखो सारे बच्चे, पहले बात को समझना। इधर देखो, पहले समझ लो, सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ये ईआर है, और यहां गोल्जी बॉडी है, और ये लाइसोसोम है, ठीक है। और इसके अलावा ये वेसिकल है, ठीक है। गोल्जी बॉडी थोड़ा अच्छा सुंदर सा बना देते हैं ताकि दिखे आपको। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रोटीन ईआर से बनती है, गोल्जी बॉडी पे जाती है, फिर वेसिकल से बाहर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी प्रोटीन को बाहर फेंकना है तो वो वेसिकल की मदद से, हम ईआर गोल्जी बॉडी से होता हुआ वेसिकल की मदद से बाहर फेंकते हैं यूकैरियोटिक सेल में। सही है। वेसिकल यहां जाके ऐसे खुल जाता है, यहां जाके ऐसे खुल जाता है, और कोई भी चीज है वो सेल के बाहर चली जाती है। क्लियर है। अब प्रॉब्लम प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन है, यहां भी मेम्ब्रेन होती है, चलो यही मेम्ब्रेन मान लेते हैं, यही मेम्ब्रेन है मान लो। प्रॉब्लम कहां है प्रोकैरियोटिक सेल में, कि उसमें कोई ऑर्गेनल है ही नहीं, ऑर्गेनल है नहीं, तो अगर कोई चीज बाहर फेंकनी है तो कैसे फेंकी जाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, लाइन भी एनसीईआरटी की, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ने इस तरीके से मीजोसोम बना रखे हैं। हमारे पास क्या होता है, एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि कुछ राइबोसोम इस मेम्ब्रेन पर ऐसे अटैच हो जाते हैं, ऐसे, ठीक है। और वो जो प्रोटीन बनती है उसको यहां पर फेंक देते हैं और वो यहां से बाहर आ जाती है। आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राइबोसोम्स आर अटैच ऑन मेम्ब्रेन। तो बहुत सारे राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम यहां अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, ये देखो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट बना रहा हूं, ऐसे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो प्रोटीन बना रहे होते हैं यहां पर भी, और वो प्रोटीन इस मीजोसोम की मेम्ब्रेन पर लगकर भी बना रहे होते हैं।
और प्रोटीन जब बनती है तो ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, या हम इसको नीचे बना देते हैं स्मॉल को, तो प्रोटीन लार्ज से बाहर निकलती है, ऐसा होता है नॉर्मली। तो जो प्रोटीन यहां बनेगी उसको कहां फेंक देंगे, इस गैप में फेंक देंगे, यहां से वो बाहर चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? यहां से वो क्या होगी, बाहर चली जाएगी। ये क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? सिक्रीशन का मतलब है मुझे प्रोटीन बाहर क्यों फेंकनी है, कोई बताएगा मुझे बाहर प्रोटीन फेंकने का क्या फायदा हो रहा है? नहीं, एक्सेस चीज क्यों बनाएंगे बच्चे, हमें बाहर क्यों फेंकनी है? क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन एंजाइम है और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है। नहीं समझ में आई? अरे कोई मरी हुई चीज है, उसको बैक्टीरिया कैसे खाता होगा, उसके ऊपर एंजाइम रिलीज करके ना। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन सेल के बाहर फेंकेगा तभी तो चीज डाइजेस्ट होगी, सही है? तो मीजोसोम किस में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में। किस में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में। और उसके साथ वो एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। सिक्रीशन एंड क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं चीजों को बाहर फेंकने में। किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एक्सक्रीशन। कोई भी चीज अगर बाहर फेंकनी है तो उसमें भी कौन मदद कर रहा होता है, मीजोसोम मदद कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये वाला लॉजिक समझ पा रहे हो, यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर वेसिकल्स होते हैं जो चीजें बाहर फेंकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई वेसिकल तो है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो? सही है। तो डायरेक्टली क्या होता है, राइबोसोम किसके पे लग जाते हैं, मीजोसोम की मेम्ब्रेन पर लग जाते हैं और वो वहां से बाहर फेंक सकते हैं। क्लियर है? सही है। तो हमने यहां पर क्या क्या बात याद रखनी है, मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, मीजोसोम की शेप्स होती है, मीजोसोम किसमें मदद करता है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, किसमें, रेस्पिरेशन में। दूसरा हमने लिखा है सिक्रीशन, और कोई चीज बाहर फेंकनी हो। देखो सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में फर्क है। एक्सक्रीशन वेस्ट का होगा, सिक्रीशन एंजाइम का होगा। कोई डाउट है? नहीं, बनाइए। ये डायग्राम चाहिए नहीं आपको, बना लो, जल्दी बनाओ बच्चे, लिख लो। पानी है या बेटा, ठंडा तो नहीं है? कर लो बेटा एक बार फटाफट से। हाँ बेटा, अब ठंड लग रहा है? अच्छा है, किसका रीजन समझ में नहीं आया? मेरी बात सुन, इधर देख, पहले डायग्राम को देख ध्यान से। यूकैरियोट में क्या होता है, ईआर होती है, गोल्जी बॉडी होती है। प्रोटीन कौन बनाता है, ईआर, राइबोसोम के साथ। उसे हम क्या नाम देते हैं, आरईआर। क्या नाम देते हैं, आरईआर। तो राइबोसोम यहां लगा हुआ है, उसने प्रोटीन बनाई, वो यहां गई, ठीक है? फिर वो प्रोटीन यहां से बाहर चली गई। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन कौन किसकी मदद से बाहर जा रहा है, वेसिकल की मदद से, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोटीन राइबोसोम बनाता है। बहुत सारी प्रोटीन, ये राइबोसोम है बेटा, बहुत सारी, ये क्या है, ये एमआरएनए है, सही है? तो बहुत सारी प्रोटीन सेल के अंदर ही रहती है। कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जिन्हें सेल के बाहर फेंका जाता है। अगर प्रोटीन मैंने यहां अंदर बना ली तो मैं बाहर कैसे फेंकूंगा? तो कोशिश ये करते हैं कि राइबोसोम जो है उनको इस मेम्ब्रेन पर अटैच कर दें और फिर यहां से प्रोटीन को कहां फेंक दे, बाहर फेंक दे। क्योंकि यहां जो प्रोटीन बनी है उसको बाहर ले जाने के लिए मुझे उसको पैक करना पड़ेगा ना। भाई घर से जब तो कोई चीज तुम्हें बाहर फेंकनी है, कचरा ही फेंकना है, तो कैसे ले जा सकते हो? किसी चीज में पॉलिथीन में इकट्ठा करके बाहर फेंकोगे ना, सही है? बोलो। इन केस पॉलिथीन नहीं है तो कम से कम ये तो कोशिश करो कि उसको इकट्ठा, उसको कचरे को यहीं बनाओ या कोई भी चीज मेम्ब्रेन के पास बनाओ, बाहर फेंकना आसान हो जाएगा ना। मेरी बात, कोई चीज अगर मुझे मान ले यहां बन गई तो मैं लेके कैसे जाऊंगा? या तो मैं उसको पैक कर दूं वेसिकल में, वो मैं कर नहीं सकता
क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, वो नहीं कर सकता मैं। तो अब क्या करूं मैं, तो उसको वहीं बनाऊं जहां से बाहर फेंकना आसान है। तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर मुझे ज्यादा प्रोटीन बनानी है तो मैं मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड कर दूं। जैसे ही मैंने फोल्ड किया तो स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, मीजोजोम हो गया। दोबारा बोल, मैं फिर बताऊंगा। नहीं समझ आया, पूछो और। क्लियर है ये? क्योंकि मेरे पास यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेरे पास वेसिकल्स नहीं है। वेसिकल्स में किसको पैक करते हैं, प्रोटीन को, और बाहर ले जाके छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास डाइजेशन के जितने भी एंजाइम्स हैं, वो कोई ग्लैंड बनाती है ना, तो ग्लैंड के पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो सेल्स वेसिकल के थ्रू उसे बाहर फेंकता है। हर एक सेल में क्या बनते होंगे, वेसिकल। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट में मीजोजोम हेल्प करते हैं किसमें, सिक्रीशन में, या कोई चीज बाहर फेंकनी है उसमें। ठीक है, ठीक है। डायग्राम हमें नहीं बनाना, हमें सिर्फ समझना है बात को, क्योंकि हमें लाइन याद रखनी है। ठीक है, बताओ। ठीक है, नोट कर लिए सबने, कर लो नोट एक बार। थोड़ा एसी कम करना होगा, उसके एकदम बच्चों के ऊपर लग रहा है, उसको कम करवा दीजिए एक बार क्लास में आके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट करें। चलो आगे चलते हैं। और भी रोल है, देखो ध्यान से। थर्ड रोल है, इधर देखो भाई। थर्ड रोल हमारे पास क्या है, थर्ड रोल हमारे पास क्या है उसकी बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। थर्ड रोल हमारे पास है बेटा, मीजोजोम हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। इन दोनों रोल को पहले समझो, मेरी तरफ ध्यान से देखना। प्लीज डायग्राम की तरफ देखना, आपको समझ में आएगी बात। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये मेरे पास मीजोजोम है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये मेरे पास न्यूक्लियोइड है, ये दिख रहा है सबको, किससे अटैच है, मीजोजोम से। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मीजोजोम। ये चीज क्या है, न्यूक्लियोइड। अब क्या हुआ है सुनना, इस न्यूक्लियोइड की वजह से, ये न्यूक्लियोइड की वजह से मेरे पास दो, सॉरी, मीजोजोम की वजह से ये दो न्यूक्लियोइड बन गए। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियोइड ने इस डीएनए को डबल कर दिया। कैसे डबल करा, रेप्लिकेशन हुई होगी, पर डबल कराने में हेल्प करी। तो ये मीजोजोम से डीएनए, जिसे अपने न्यूक्लियोइड बोलते हैं, अटैच मिलता है। अब क्या होता है, इस मीजोजोम की मदद से ये डबल हो जाते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ये बात लिखी है। अब क्या होगा कि मेरे पास ये मीजोजोम डिवाइड करके दो मीजोजोम बना देगा ऐसे, और उन दोनों से जो दो न्यूक्लियोइड हैं ऐसे अटैच रहेंगे। क्लियर है? और फाइनली ये सेल डिवाइड कर जाएगा, और दोनों सेल में एक एक मीजोजोम आ जाएंगे, सॉरी, एक एक न्यूक्लियोइड आ जाएंगे। तो आपको यह समझना है कि इस डीएनए को डबल कर दिया, इसे हमने क्या लिख दिया, डीएनए रेप्लिकेशन लिख दिया। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, सेल डिवाइड हुआ है। यहां पर क्या हो रही होगी, सेल डिवीजन हो रही है। यस, तो वो कैसे हो गया, सबसे पहले देखेंगे। दिस इज मीजोजोम, ये न्यूक्लियोइड, ये इससे अटैच रहता है। अटैच अटैच में ये अलग हो जाता है। प्रोकैरियोट में हमेशा याद रखो, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में नहीं होती, ये आपको याद रखना है। एस फेज जो यूकैरियोट में होता है, याद है, G1 SG2, वहां नहीं होती, वहां नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास ये न्यूक्लियोइड है, इस न्यूक्लियोइड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये मीजोजोम है,
अब ये मीजोजोम डिवाइड हो गया तो दो मीजोजोम बन गए, न्यूक्लियड हो गया। अब मैंने इसको बीच में से ऐसे अलग कर दिया तो सेल डिवाइड होके मेरे पास कितने बन गए, दो सेल बन गए। इस सेल डिवीजन का एक नाम होता है, क्या कहते हैं उसे, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, यस। क्या ये माइटोसिस है, नहीं, क्योंकि माइटोसिस में स्पिंडल बनते हैं और प्रॉपर क्रोमोसोम बनते हैं। क्लियर है, बोलो, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो मीजोसोम किस में हेल्प कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। उसके अलावा बेटा मीजोसोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में भी। मीजोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, कैसे, ये देख लेते हैं। देखो भाई, ठीक है, यहां से कुछ केमिकल रिलीज हुआ और ये मेरे पास सेल वॉल, इधर देखो भाई, ये सेल वॉल है, ठीक है, सही है। और ये केमिकल जाकर इस पर इकट्ठा होता चला जाता है, ये क्या है, सेल वॉल है। तो मीजोजोम के थ्रू जो सेल वॉल का मटेरियल है ना, ये सेल वॉल किसकी बनी है, नैग और नैम। भाई मेरी बात सुनो, इधर सुनो ध्यान से, सेल वॉल किसकी बनी है, नैग और नैम की, ठीक है। इधर देखेंगे मेरी तरफ, मान लो ये नैग है, ये नैम है, इनको जोड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, ग्लाइक, तभी नैग और नैम जुड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले सेल के अंदर नैग और नैम बनता होगा, और यहां मीजोजोम के पास में कुछ एंजाइम होते होंगे जो नैग नैम को जोड़ के वो चेन बना देते होंगे। सोच पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं आ रहा समझ? भाई नैग और नैम शुगर है, ठीक है, क्या है, शुगर है, उनको जोड़ूंगा तो चेन बनेगी, फिर उस पर अमीनो एसिड जोड़ेंगे, ये सब काम एंजाइम करता है। तो वो एंजाइम किसके पास होंगे, सेल वॉल बनाने वाले मीजोजोम के पास, क्योंकि सेल वॉल मीजोजोम के बाहर की तरफ बनानी है, भाई इधर बनानी है ना, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने 4-5 रोल लिखे मीजोजोम के, पहला रेस्पिरेशन, ठीक है, दूसरा सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, तीसरा डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, और एक और लिखा है सेल वॉल फॉर्मेशन। क्वेश्चन रोल पर आएगा, एक एक वर्ड लिखा होगा, मैं डिटेल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। क्लियर है, बोलो, सही है, ठीक है, बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ बेटा, बोल। आइडेंटिकल होगा, पर मेरी बात सुने ध्यान से बच्चे, नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं कि ये डीएनए आइडेंटिकल होगा, पर 100% कई बार आइडेंटिकल कॉपी नहीं बनती, क्योंकि ऐसा माइटोसिस में ही होता है। इसलिए इस डिवीजन को माइटोसिस लिख के हम नहीं तो क्या लिख देते हैं, ए माइटोसिस लिख देते हैं। वैसे आइडेंटिकल बनाने की पूरी कोशिश होती है, सही है, ठीक। और पूछो, तेज बोल, हाँ। सेल वॉल फॉर्मेशन दोबारा बता दूं, फिर बता रहा हूं, मेरी बात सुन। सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइड नैग और नैम की। नैग और नैम शुगर्स हैं, उनको अपने बाहर फेंक रहे हैं, शुगर्स कहां बनेगी, सेल के अंदर, लेकिन उनको जोड़ के चेन कहां बनानी है, सेल के बाहर। उसको जोड़ने के लिए, नैग और नैम को जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम कहां प्रेजेंट होगा, बीजोजोम में, यहां पे कहीं। तो वो उनको जोड़ के जो जो सेल वॉल होगी ना, उसको बना देगा। इतना ध्यान रखना हमने। देख, कोई भी प्रोसेस सेल में कहां होगा, सॉरी, कोई भी प्रोसेस किसके थ्रू होता है, एंजाइम के थ्रू। तो सेल वॉल बनाने वाले एंजाइम किधर प्रेजेंट होंगे, किधर प्रेजेंट होंगे, मीजोजोम पर होंगे, बाहर की तरफ, ताकि वो सेल वॉल बना दें। बाहर की तरफ मतलब मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली साइड तो साइटोप्लाज्म की साइड है, बाहर वाली सेल वॉल की, तो यहां कहीं पर वो एंजाइम होंगे जो सेल वॉल बनाएंगे, ठीक है। और पूछो, कोई भी बना सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, वो तो शेप है, वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिले, ये क्या है, शेप है। और हर एक शेप किस चीज से रिलेट कर रहे हैं, सरफेस एरिया से, सही है, ठीक है। उस पे जो एंजाइम होगा वो, हाँ,
नहीं, वो अलग अलग एंजाइम है। मान ले सेल वॉल बनाने वाला एंजाइम तो बाहर जाएगा नहीं, वहीं रहेगा। लेकिन जो कोई चीज डाइजेस्ट करनी है, वो वाला एंजाइम तो प्रॉपर तरीके से बाहर चला जाएगा। भाई मुझे अगर यहां पर, मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, मान ले मुझे ये सेल वॉल बनानी है, तो एंजाइम यहां लगा रहेगा और वो सेल वॉल बनाता रहेगा। लेकिन अगर कोई चीज मुझे डाइजेस्ट करनी है, तो वो एंजाइम तो बाहर ही चला जाना चाहिए ना, वो अलग एंजाइम होते हैं। एंजाइम तो बहुत सारे होंगे ना बैक्टीरिया के पास, वो अलग एंजाइम है। और पूछो कोई, बोलो भाई। बेटा उसने सिर्फ नहीं बोला, उसने मीजोजोम का एक रोल बोला है। तो इसका मतलब अगर कोई एक्सेप्शन होती होंगी तो, पर हम डिटेल तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। हम तो ये याद कर रहे हैं कि सेल वॉल फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, मीजोजोम, बस। ठीक है, कैसे करता है मैं बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलेंगे आगे। लिख लिया? बोलो। ठीक है, आगे करते हैं। लिख लिया? चलिए चलते हैं। अब हम इससे अगली ऑर्गेनल पढ़ेंगे। हमने 7 पढ़ लिए, 8वीं पढ़ रहे हैं। क्या नाम है 8वीं का? क्रोमेटोफोर। पहले ये पढ़ते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमा का मतलब कलर। क्रोमा का मतलब कलर। फोर का मतलब बियरिंग। फोर शब्द का मतलब बियरिंग, लगा हुआ। बियरिंग का मतलब होता है लगा हुआ। अब जरा देखें, हमारे पास ये सेल वॉल है, ठीक है। इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कुछ सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ऐसे, इस तरीके से। और वो, उन पर लगे होते हैं पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स लग गए ऐसे। यस, क्या ऐसे पिगमेंट लग गए? इस स्ट्रक्चर को, जिस पर पिगमेंट लगे, ये पिगमेंट्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं पिगमेंट्स। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? क्रोमेटोफोर। क्या नाम देंगे? क्रोमेटोफोर। कोई डाउट है? ठीक है, अब ये किस बैक्टीरिया में मिलता है, ये स्पेशल है। क्रोमेटोफोर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। क्रोमेटोफोर इज एक्सटेंशन, जैसे कि मीजोजोम है, एक्सटेंशंस ऑफ किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस। अब ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। हैव पिगमेंट्स। क्या होते हैं इन पे? पिगमेंट्स होते हैं। और ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। अब साइनोबैक्टीरिया में भी मैं नाम लिख रहा हूं उसके, 4 नाम लिखूंगा, बताओ। नोस्टॉक, एनाबिना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया। बेच ली सब्जी तुम लोगों ने? हाँ, चिल्ला चिल्ला के सब्जी बेच रहे हो, चलो ठीक है, सही है, ये ठीक है। हाँ, तो नोस्टॉक ये इनमें मिलती है। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, इधर देखो भाई। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, पहले सुन लो ध्यान से, आपको याद क्या रखना है। सारी बातें लिखनी नहीं होती, और बहुत सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, सर ने जो बताया अगर मैंने लिखा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें फिर से बताऊंगा। बस पॉइंट है, आपको यहां रिलेट करने के लिए एक बात बताई जाती है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां लाइट और डार्क रिएक्शन नाम के 2 स्टेप पढ़ाए जाएंगे। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है, सुनेंगे ध्यान से, लाइट रिएक्शन का मतलब होता है हमारे पास कि बेसिकली बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करे और पानी तोड़ दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइट रिएक्शन का मतलब होता है
कि पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करे और पानी तोड़े ऑक्सीजन बनाए। ये सब किस में होता है? लाइट रिएक्शन में होता है। तो क्रोमेटोफोर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? लाइट रिएक्शन में। किसमें इन्वॉल्व है? लाइट रिएक्शन में। यस और नो? ठीक है। और इनमें जो पिगमेंट होते हैं, हमेशा याद रखो, इनमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। जब क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, जब भी होगा, तो उसमें पानी टूटेगा और क्या बनती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इस बात से मुझे यह समझ में आता है कि साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजन बनाने की लोकेशन क्रोमेटोफोर है। यह बात समझ में आ रही है? यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं नीट में कि ऑक्सीजन कहां बनती है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसमें न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, मीजोसोम और क्रोमेटोफोर हो, तो आप क्या लिखोगे? क्रोमेटोफोर लिखोगे। दूसरा, ऑक्सीजन क्या सारे बैक्टीरिया बनाते हैं? नहीं, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया बनाता है। सिर्फ कौन बनाता है? साइनोबैक्टीरिया बनाता है। इस बात में कोई डाउट है? नहीं। साइनोबैक्टीरिया पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जहां ऑक्सीजन बनती है? क्रोमेटोफोर। क्योंकि उस पे कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल ए। हमेशा याद रखें, जिनके पास भी क्लोरोफिल ए होगा वो पानी को तोड़ के क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। ये याद रहेंगे। जैसे जो बाहर आपके घर के आसपास प्लांट हैं, उन सब में क्लोरोफिल ए है, वो पानी को तोड़ के ऑक्सीजन बना सकते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन बनाने को कहते हैं ऑक्सीजेनिक। जैनिक मतलब बनाना। यस। ऑक्सीजन यूज करने को कहते हैं एरोबिक। ठीक है। तुम ऑक्सीजेनिक हो या एरोबिक हो? एरोबिक हो। ठीक है। बोलो। जो तुम्हारे घर के बाहर प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजेनिक भी हैं और एरोबिक भी हैं। हाँ, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज करेंगे पर ऑक्सीजन वो बनाते भी हैं। क्लियर है? बोलो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। कोई डाउट है इस बात में? तो जो भी ऑक्सीजन बनाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? ऑक्सीजेनिक। और जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन यूज करेंगे, एरोबिक। दोनों बातें अलग अलग हैं। सही है? बोलो। ऐसा पॉसिबल है कि हम एरोबिक हो सकते हैं पर ऑक्सीजेनिक ना हो? ह्यूमन, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन यूज करे पर ऑक्सीजन ना बनाता हो? एनिमल्स। सही है। फंजाई ऑक्सीजन यूज कर सकती है पर ऑक्सीजन बनाती नहीं है। सही है। पूछो और, नोट कर लें। है? नहीं नहीं, कोई भी सोच तो। अब जैसे सबसे पहले मोनेरा, बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन यूज करता है, तो वो एरोबिक हो गया। बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन यूज नहीं करता, वो एनएरोबिक हो गया। ठीक, कोई भी हो सकता है एरोबिक तो, जो ऑक्सीजन यूज करे। ईस्ट ऑक्सीजन यूज कर सकता है। ईस्ट फंजाई है। ठीक है। क्लियर? बनाओ जल्दी से। यस। क्रोमेटोफोर नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, दे आर प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। और क्रोमेटोफोर किससे रिलेटेड है? फोटोसिंथेसिस से।
कर लोगे इसको? ठीक है, एरोबिक और ऑक्सीजनिक में फर्क रखना। क्या आंसर आएगा? बी। बी आएगा ना? है, इधर लगाना पड़ेगा। सही है। बी क्यों आएगा, समझ आ रहा है सबको? हम्म। लास्ट बेटा पूछ, समझ आ गया तेरे को? कोई पूछना चाह रहा हो? सेकंड लास्ट। कुछ नहीं? ऑनलाइन ज्यादा ठीक रहता नहीं, अपना बंद करके सो जाते हैं थोड़ी देर, मास्टर अपना मस्त एकदम पढ़ाता रहेगा, है ना? टीचर अकेले दुखी हो रहा है अपना, तो सो रहे हैं हम बंद करके। रुकते नहीं है, लिखने का समय नहीं देते ना। है। हाँ, इसलिए नोट्स में 4 घंटे लगते हैं ना। लिख जल्दी से। लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन था इस बार? है, किसी को याद है कोई क्वेश्चन? फैमिली वैमिली का कोई क्वेश्चन है? जैन साइंटिस्ट का नाम? पोल्यूशन इंडिकेटर, वो तो उसमें बायोलॉजिकल में क्या था? मैच द फॉलोइंग था। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, टेक्सोनोमिक एड से क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब ना, तो डिलीट हो गया। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, लिख लिया? चले आगे फटाफट से, क्रोमेटोफोर से आगे की बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स कितने बजे होती है आपकी? 12? कह रहा 12 बजे से, झूठा। हाँ, मक्कार है एक नंबर का। चलो इसको करते हैं जल्दी से, लिख लिया? बेटा आपको ये पता है ऑक्सीजन कौन कौन बनाता है? एक बार ट्राई करते हैं, मोनेरा में बनती है ऑक्सीजन? हाँ या ना? साइनोबैक्टीरिया बनाता है। प्रोटिस्टा में कौन बनाता है ऑक्सीजन? पहले 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? भाई सबने लिखा है कि नहीं अभी तक? ये लिख लिया नहीं? हाँ ना बताओ। लिख लिया? स्टार्ट करें? ठीक है। ऑक्सीजन कौन कौन बनाता है? सबसे पहले मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में पहले 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, और पूरा प्लांट किंगडम। सही है? ऑक्सीजन बनाने वाले याद हुए? फिर से याद करेंगे। मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, नाम बोलो। नाम नहीं याद है पहले 3 ग्रुप के? कोई बात नहीं, सुनो। डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, ये 3 बनाते हैं। और प्लांट किंगडम में सारे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, निनोसर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। और अभी हमने 8 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, अब जा रहे हैं हम 9th पे, न्यूक्लियोइड। सबसे पहले चीजें सुनेंगे ध्यान से, ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। ये सेल है, ये देखो सारे बच्चे, बोर्ड की तरफ देखो। अगर डीएनए ऐसा है, इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, और अगर डीएनए आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं सर्कुलर। इस बात में कोई डाउट नहीं?
तो सबसे पहले हमने ये न्यूक्लियोइड बना दिए यहां पर, ऐसे न्यूक्लियोइड बना दिए। तो न्यूक्लियोइड क्या है बेटा? सबसे पहले न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड क्या है आपके पास? हमारे पास ये एक नेकेड डीएनए है। नेकेड समझ में आता है? विदाउट मेम्ब्रेन, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अलावा ये सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है, ऐसा वाला होगा, ठीक है। अब इसमें दो धागे हैं, एक ये रहा और एक ये, तो ये कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड होगा। कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड होगा। यस, सही है। और ये अकेला होता है, सिंगल डीएनए होता है। कुछ लोगों को लगता है कि सिंगल स्ट्रैंड है, नहीं, सिंगल डीएनए है। इसी को हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं और इसी को हम इसका सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं। मैं जो चीजें बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, फिर इसको लिखेंगे। मेरी बात सुने ध्यान से। एक वर्ड हम यूज करते हैं, जीनोमिक डीएनए। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज जीन। जीन का मतलब होता है डीएनए का वो हिस्सा, वो सेगमेंट जो किसी प्रकार का कोई रोल करता हो। डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई रोल करता हो। रोल क्या करता है डीएनए? डीएनए कोई क्या का रोल करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। बहुत सारी जीन मिलके जीनोमिक डीएनए बनाता है। समझ आ रहा है? बहुत सारी जीन मिलके क्या बनाता है? जीनोमिक डीएनए। यस। क्या हमारे अंदर जीनोमिक डीएनए? यस। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए, उसे हम क्या बोलेंगे? जीनोमिक डीएनए। उसमें बहुत सारी जीन है। तो आपको यह समझना है कि बैक्टीरिया का ये जो न्यूक्लियोइड है, इसको हम जीनोमिक डीएनए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे बहुत सारी क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। इसे ही हम एक सिंगल क्रोमोसोम मान लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि बैक्टीरिया में यही चीज एक सिंगल क्रोमोसोम है और इसे ही हम एक सिंगल डीएनए बोलते हैं। याद ये रखना है कि बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, मतलब दो धागे होते हैं, सर्कुलर होता है, ठीक है। अगला सवाल मेरा आपसे यह है, क्या इस पर ओरिजिन होगा? ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन वो जगह होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो क्या बैक्टीरिया का सेल डिवाइड करता है? यस। यस। तो इस पर ओरिजिन होना चाहिए। क्लियर है? सही है। तो क्या 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 फीचर है? नेकेड है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल डीएनए है। अब क्या हम यहां पर लिख रहे हैं? जीनोमिक डीएनए। तो हम यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे कि ऑल असेंशियल जीन, सारी जरूरी जीन कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियोइड। यह बात समझ में आ रही है? असेंशियल जीन का क्या मतलब होता है? जरूरी जीन का क्या मतलब होता है? जिसके बिना काम ना चले। मैंने इसका बेटा एग्जांपल पढ़ाते वक्त गाड़ी का दिया है। कोई कार है, उसमें टायर, उसके टायर हो गए, उसका स्टेयरिंग हो गया, ये सब जरूरी चीजें हैं। सही है। बाकी वो जो सनग्लास रखने के लिए ऊपर जगह बनी हो, म्यूजिक सिस्टम हो, ये असेसरी है। असेसरी मतलब जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, कुछ हेल्प ही कर रहा है पर जरूरी नहीं है। तो जितनी भी जरूरी जीन है वो सब किस पर होती हैं? न्यूक्लियोइड पर। और कोई एक्स्ट्रा फीचर, एडिशनल काम के लिए जीन प्लाज्मिड पर होती है। सही है। तो सारे बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियोइड होना कंपलसरी है, प्लाज्मिड होना जरूरी नहीं है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? न्यूक्लियोइड समझ में आ रहा है? डबल स्ट्रैंड है, सर्कुलर है, सिंगल नेकेड डीएनए है। क्लियर है? इसी को हम क्या बोल रहे हैं? जीनोमिक डीएनए। क्योंकि इस पर क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। एक जीन है, एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। क्लियर है? बोलो। ठीक है ना? ठीक है, लिख लो, नोट करो जल्दी से, जल्दी फास्ट। जल्दी करना बेटा।
लिख लिया? ये एनसीईआरटी में कहां दे रखा है मैं बताता हूं। ये जो सेल एनवलप, इधर देखो सारे, दिख रहा हूं मैं? जो ये सेल एनवलप है ना, इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। जहां प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट हुआ था ना, उसके अगले पेज पे आ गया ये। क्लियर है? यहां आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा? बेटा मर्जी है, नहीं लो ना लो, है ना एनसीईआरटी। हाँ बच्चे, नेकेड डीएनए पैकेजिंग होता है, थोड़ा बहुत होता है, हिस्टोन्स का नहीं होता। मतलब जैसे मैं आपको बता, इधर देखो सारे, हाँ इधर देखो सारे बेटा, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इधर देखो, मान लेते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये मैंने दो प्रोकैरियोटिक सेल बना दिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। अगर मैं न्यूक्लियोइड को रैंडम छोड़ दूं, क्योंकि इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे फैल जाएगा। लेकिन हम इसको पैक करके थोड़ी सी जगह में रखते हैं, थोड़ी जगह में, इसका मतलब किसी प्रोटीन की मदद से इसे कम जगह में रखते हैं, उसे कहते हैं पैकेजिंग। पर वो प्रोटीन हिस्टोन्स नहीं होती, हिस्टोन्स यूकैरियोट्स में होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम इस बात को लिख सकते हैं, इस बात को हम नोट में लिख सकते हैं कि डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज ऑल्सो पैकेज्ड। पैकेज समझ में आता है? पैक करके रखना है, पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन। किस क्या है? बेसिक प्रोटीन, नॉट हिस्टोन्स। नॉन हिस्टोन नहीं लिखना बेटा, कुछ और मतलब निकलता है उसका, वो हिस्टोन्स नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? हिस्टोन्स कहां किस में मिलती हैं? यूकैरियोटिक सेल में। कौन बच्चा बताएगा कि कौन से फेज में हिस्टोन्स डबल होती हैं सेल साइकिल के? एस फेज में। कब होती है? एस फेज में। याद रहेगा? डीएनए कब डबल होता है यूकैरियोटिक सेल में? एस फेज में। ठीक है बच्चे, थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, दिमाग में बैठता चलेगा, जब हम लिखवाएंगे तब तो याद करना ही है। अभी उसे लिखवा नहीं रहे उस बात को, वो आगे जब चैप्टर में आएगा करवाएंगे। ठीक है, बोलो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी फास्ट। प्लाज्मिड बताएंगे। नहीं, क्रोमेटिन नहीं बनेगा इसमें, बिना हिस्टोन के क्रोमेटिन नहीं बनता है। डीएनए थोड़ा पैक होता है पर प्रॉपर क्रोमेटिन नहीं बनता है। क्रोमेटिन सिर्फ किस में बनता है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, क्लियर? और कोई कुछ पूछो बेटा, पूछ लो। इतना तुमको बोल रहा हूं, डाउट ही नहीं पूछता कोई, पूछो कुछ भी पूछना है। हाँ एसिडिक बेसिक वाला, क्योंकि डीएनए पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर उसको साथ रखना है तो कौन सी प्रोटीन चाहिए? पॉजिटिव। और वो किस पर होती है? बेसिक पे। हिस्टोन्स भी क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी बात पे, चलो। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चलिए क्वेश्चन लिखिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी से मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, फर्स्ट, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कैरी, CARYY वाला कैरी, न्यूक्लियोइड कैरी ऑल असेंशियल जीन्स, ऑल असेंशियल जीन्स। पहली स्टेटमेंट ही हो गई। ठीक है, दूसरी, असेंशियल मतलब जरूरी, जीन, जीन, GN वाला जीन। ठीक है, हाँ, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, लिखो क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर is present in, is present in all photosynthetic bacteria, all photosynthetic bacteria, all photosynthetic bacteria। थर्ड लिखो, थर्ड स्टेटमेंट लिखो, थर्ड स्टेटमेंट लिखो, लिखो पैकेजिंग, पैकेजिंग, ये वाला पैकेज लिखा है ना, पैकेजिंग एब्सेंट इन
प्रोकैरियोटिक डीएनए, पैकेजिंग एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए। अब ये आपके पास तीन स्टेटमेंट होगी, ऑप्शन लिखो। ए में लिखो 1 एंड 2 करेक्ट, ऐसे ऑप्शन लिखो। बी में लिखो ओनली 1 करेक्ट। सी में लिखो बोथ 2 एंड 3 करेक्ट। और डी में लिखो ऑल करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तीनों स्टेटमेंट लिख ली सबने? ठीक है, तीनों लिख ली? मेरी बात सुनो, पहली स्टेटमेंट ठीक है, सही है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी रॉन्ग है, सुन लो ध्यान से क्यों। दूसरी गलत क्यों है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीजन बनाते हैं, दूसरे ऑक्सीजन नहीं बनाते पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल फोटोसिंथेटिक की जगह होना चाहिए ऑल ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सुन लो, जिनको नहीं पता सुन लो पहले। फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीजन बनाते हैं, दूसरे ऑक्सीजन नहीं बनाते। क्रोमेटोफोर कौन से वालों में होंगे? जो ऑक्सीजन बनाते हैं। तो सेकंड भी गलत है, सेकंड गलत है। और थर्ड गलत है, पैकेजिंग होती है ना, थोड़ा बहुत कम जगह में उसे रखते हैं, तो थर्ड भी गलत है। फर्स्ट ठीक है, सॉरी, फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, तो आंसर बी आ रहा है। क्यों? ओनली 1 करेक्ट आएगा ना। क्या लिखा हमने? चूज द इनकरेक्ट लिखा ऊपर, उसको ठीक कर लो ना। हाँ, तुम ऊपर ठीक करो ना, क्वेश्चन में चूज द करेक्ट करो, क्वेश्चन ठीक करो ना ऊपर से। मार्क द करेक्ट या चूज द करेक्ट ऑप्शन कर लिया? समझ आ रहा है? भाई ऐसी स्टेटमेंट रहती है तुम्हारी, ठीक है, आसान स्टेटमेंट्स आती हैं, अगर ध्यान से पढ़ोगे उसमें कुछ पॉइंट होता है कि आप पकड़ सकते हो आराम से, है ना? बहुत इजी स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डालो जल्दी से। न्यूक्लियोइड के बाद इसकी बात कर लेते हैं, प्लाज्मिड। किसकी बात कर रहे हैं? प्लाज्मिड। हाँ भाई, सबसे पहले प्लाज्मिड को समझने के लिए ये मैंने सेल बना दिया, ध्यान देंगे। ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियोइड, सही है। न्यूक्लियोइड में मेरे पास क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? बेसिक। अब न्यूक्लियोइड को ही हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम। अब इस तरीके से मेरे पास ये प्लाज्मिड है, ठीक है। सबसे पहले इस प्लाज्मिड के क्या क्या फीचर हैं, ध्यान से सुनना। 4 फीचर होते हैं प्लाज्मिड के जिस पे हम फोकस करते हैं। 4 फीचर होते हैं प्लाज्मिड के जिस पर हम फोकस करते हैं। 4 फीचर, हमेशा ये 4 फीचर तुम्हारे को याद रहने चाहिए। जब आप बायोटेक पढ़ो तो वो 4 फीचर तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। सबसे पहला फीचर एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अदर देन, क्रोमोसोमल। यस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब एक ऐसा डीएनए जो क्रोमोसोम के अलावा है। पहला फीचर समझ में आ रहा है? पहला फीचर क्लियर है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा फीचर ये भी सर्कुलर है। ये भी कैसा है? सर्कुलर है। तीसरा फीचर ये भी क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। ये भी क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। फोर्थ फीचर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से डिवाइड करेगा। इस पर क्या होता है? ओरिजिन होता है। सही है, इस पर क्या होता है? ओरिजिन होता है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, इधर देखें सारे बच्चे, लिखने से पहले जो मैं बात बोलूंगा उसको समझना।
ठीक है, तुम जब छोटे थे, ठीक है, अभी भी कोई खास बड़े हुए हो ना, कल तो नहीं है, ठीक है बड़े हो गए हो। पूछो 5 क्वेश्चन, इधर ध्यान दो, ठीक है, सुनो ध्यान से। जब तुम छोटे थे तो पेरेंट्स पे डिपेंड थे, तो पेरेंट्स अगर मार्केट लेके जा रहे हैं, साथ में कहीं लेके जा रहे हैं, तो तुम जाते थे, ठीक है, तो तुम पूरी तरह से पेरेंट पे डिपेंड थे। तो यहां पर जो भी जीन है वो इसके ऊपर जो ओरिजिन है उस पर डिपेंड है। उस जीन की कॉपी तब बनेगी जब ये डिवाइड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन प्लाज्मिड के बाद मान लो तुम थोड़े बड़े हो गए हो, अब पेरेंट्स ले ना जाए, तुम खुद चले जा रहे हो, तो तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। ऐसे ही क्या है, प्लाज्मिड के पास खुद का ओरिजिन होता है, वो अपनी कॉपी बना सकता है। फर्क क्या होता है, इसकी कॉपी तभी बनती है जब सेल डिवाइड होता है। इसकी कभी भी बन सकती है और कितनी भी बन सकती है। जैसे मान लो कि ये सारे प्लाज्मिड एक जैसे हैं और कॉपी हैं एक दूसरे की, तो हमारे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज होती हैं, 40 कॉपीज हैं, 40 कॉपीज हैं। मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है, 40 कॉपीज हैं। तो आपको यह समझना है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, इसके पास भी ओरिजिन है, इसके पास भी ओरिजिन है। फर्क क्या है, इसकी ज्यादा कॉपी बन सकती है और इसकी कॉपी तभी बनेगी जब सेल डिवाइड करेगा। यह समझ में आ रहा है? ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है ये प्लाज्मिड इस पर निर्भर नहीं है। सही है। अब मैंने सोचा कि मैं बाहर से कोई जीन डालूं, जीन लेके आऊं। बाहर से जब मैं कोई जीन लाता हूं उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए। सही है। अगर मुझे इसकी कॉपी बनानी है, सही है, अगर इसको मार्केट जाना है, या तो तुम्हारे साथ चला जाए या पेरेंट्स के साथ चला जाए, ठीक है, तुम डेली पहुंच जाते हो दिन में 4 बार, पेरेंट्स जब जरूरत होता है हफ्ते में 1 बार जा रहे हैं। सही है। इसका मन है कि मुझे ज्यादा जाना है तो तुम्हारे साथ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे इस जीन की ज्यादा कॉपी बनानी है तो मुझे इसको किसके साथ जोड़ना चाहिए, प्लाज्मिड के साथ। ऐसे प्लाज्मिड को हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं। समझ आ रहा है? इसके साथ जोड़ने का रीजन क्या है, ज्यादा कॉपी मिलेगी। कॉपी इसके साथ मिल सकती है, हां क्यों नहीं, पर कम मिलेगी। जब सेल डिवाइड करेगा तभी मिलेगी। अगर मैं डीएनए को दोनों के साथ ना जोड़ूं तो किसी के साथ भी मार्केट नहीं जा पाएगा, कॉपी नहीं बन पाएगी। तो किसी भी सेल में अगर आप फॉरेन डीएनए डालते, यही सब वो लिखा हुआ था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। किसी को याद है, इस बार एक बायोटेक का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट घूम रखी थी उल्टी सीधी, वो यही सब था। किसी भी डीएनए को अगर आप किसी सेल के अंदर डालते हैं, जब तक आप उसको किसी डीएनए के साथ ना जोड़ें जिसके पास ओरिजिन हो, उसकी कॉपी नहीं बनेगी। हम उस डीएनए के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके पास ऐसा ओरिजिन हो जो ज्यादा कॉपी बनवाए, ताकि मुझे ज्यादा कॉपी मिले। अगर इस डीएनए को इनके साथ जोड़ दूं तो क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई इसके साथ जोड़ दूं रिकॉम्बिनेंट, इसके साथ जोड़ दूं रिकॉम्बिनेंट। अगर प्लाज्मिड पे जोड़ दूं तो उसका नाम रख देंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। बोलो, ये समझ आ रहा है? ये लॉजिक क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या क्या लिखा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। प्लाज्मिड का इन चारों में से कौन सा ऐसा फीचर है जो न्यूक्लियोइड के साथ मैच नहीं कर रहा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। कॉपी तो प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड दोनों बना रहे हैं ना भाई, दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना। कौन सा फीचर मैच नहीं कर रहा है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वाला। क्लियर है? बोलो है। सॉरी, एल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सॉरी सॉरी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मैं खुद कुछ और क्वेश्चन सोच रहा था। अब मैं एक और आपसे बात बताता हूं बेटा, सुनो ध्यान से, हमेशा हमेशा याद रखना। हम लोग जो वो करते हैं ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहां पर हमारे पास क्या होता है, जो हम यैक और बैक यूज करते हैं उसकी कम कॉपीज बनती है। सुनना ध्यान से, जैसे ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड पे आप बाहर से क्या जोड़ सकते हो, जीन। ठीक है, प्लाज्मिड अपनी कॉपी कॉपी बना रहा है। कॉपी बनाने को क्या बोलते हैं, क्लोन बनाना। कॉपी बनाने को क्या बोलेंगे, क्लोन बनाना। तो अगर मैं इस जीन को इसके साथ जोड़ दूं तो इस प्लाज्मिड का नाम रख सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर। यस, क्योंकि अपनी कॉपी बनाता है तो उसकी भी बना देगा। क्लियर है? सही है।
क्या हम इसको क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर कॉपी के नंबर बहुत ज्यादा कम आएंगे। क्लियर है? बोलो। सही है। मेरे पास एक असाइनमेंट है बायोटेक का, मैंने बहुत पहले बनाया था। उसमें क्वेश्चन ये था, अगर देखें कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। सिर्फ सुनना ध्यान से, लॉजिकली सोचना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे कुछ डाटा लिख रहा हूं, देखें आप सोच पाते हैं कि नहीं। ध्यान देंगे। ई कोलाई है, उसमें 4 प्लाज्मिड है। ठीक है, 4 प्लाज्मिड है। वो डबल होता है 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट में डबल होता है। ठीक है, क्लियर है? सही है, 20 मिनट में डबल होता है। 60 मिनट के बाद, ध्यान से सुनना, मैं एक सेल लिया हुआ है, मैंने एक सेल लिया हुआ है और मैंने फॉरेन जीन इस प्लाज्मिड में लगाई है। 60 मिनट के बाद फॉरेन जीन की कितनी कॉपीज होंगी? एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, और एक सेल में कितने प्लाज्मिड हैं? 4। तो कितनी कॉपी हो गई? 32। समझ में आया? किसको नहीं आया? एक सेल में 4 प्लाज्मिड है। एक सेल में कितने प्लाज्मिड है? 4। ठीक है, हमने उन चारों प्लाज्मिड में मान लो, या हमने फॉरेन जीन जोड़ दिए प्लाज्मिड, एक सेल में 4 होते हैं। अब हमने उस सेल को अलाउ किया तो कॉपी बना, और कितने मिनट तक? 60 मिनट तक। 20 मिनट में कॉपी बनती है, तो सबसे पहले 20-20 मिनट का वो बना ले। 1 से 2 20 मिनट में, 2 से 4, अगला 40 मिनट हो गया, फिर 4 से 8 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितने सेल बन गए? 8। एक सेल में कितने प्लाज्मिड है? 4। तो 8 सेल में कितने होंगे? 32। तो उस जीन की कितनी कॉपी बनेंगी? 32। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, अच्छा मैं उस जीन को अगर दोनों के साथ जोड़ दूं, प्लाज्मिड और उसके मेन डीएनए के साथ, तो कितनी कॉपी होंगी? 40। 32 वो और 8 सेल। नहीं, ऊपर से क्या? किसको नहीं समझ में आई बताओ? है भाई, दोनों में जोड़ दिया, इस पे भी जोड़ दिया, इस पे भी जोड़ दिया, तो सेल कितने बने हैं? 8। प्लाज्मिड इधर 32, 32 और 8 40। इसमें मजा आया, पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको कहां हेल्प करेगा? बायोटेक में, ये सोचने में कि जीन नॉर्मली प्लाज्मिड में जोड़ी जाती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लोनिंग वेक्टर समझ में आ रहा है? जो कॉपी बनाते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि प्लाज्मिड जो है वो स्पेशल कैरेक्टर देता है। प्लाज्मिड गिव स्पेशल फीचर। हाँ भाई, स्पेशल फीचर। अब मेरी बात सुनो, फीचर जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाले को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फिनोटिपिक। एक्सटर्नल फिनोटिपिक। यस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये हटा दूं, ये हटा देता हूं ना, इसकी जरूरत तो नहीं है, कर लोगे बेटा? ये सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि आपको प्लाज्मिड समझ में आ जाए। अब देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने एग्जांपल लिखा एक एफ प्लाज्मिड। ठीक है, यस। अब ये एक बैक्टीरिया है, दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम बैक्टीरिया है। इसमें मेरे पास ये एफ प्लाज्मिड है। क्या है ये? एफ प्लाज्मिड है। इसकी वजह से इस पर स्पेशल, फिनोटिपिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, ये एक स्पेशल पिलाई आ गई, सेक्स पिलाई। तो इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है। समझ आ रहा है? ये स्पेशल फीचर क्या है? एक्सटर्नल फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक क्या होता है? बाहरी कैरेक्टर। तो सेल के ऊपर स्पेशल फीचर देने के लिए प्लाज्मिड होता है। एक स्पेशल फीचर है पिलाई। सही है, एक स्पेशल फीचर है पिलाई। आप में से कितने बच्चों ने एक और प्लाज्मिड सुना है? टीआई प्लाज्मिड सुना है? यस। इसकी फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अच्छा सुनो, टीआई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर क्या होता है?
अनकंट्रोल ग्रोथ। सही है। तो मेरे पास मान लो ये मैंने एक वो बना दिया, एक रूट बना दिया ऐसे, ये इसके सेल्स हैं, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड की मदद से, इस टीआई प्लाज्मिड की मदद से रूट के सेल में ट्यूमर करा देंगे। कैसे? ये प्लाज्मिड कुछ ऐसी प्रोटीन बनाएगा ताकि सेल डिवाइड करने लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम। सही है। तेरे बगल वाला सो रहा है भाई, क्या हुआ? नींद आ गई? नींद आ रही है? ठीक चल रहा है? सही है। बताते रहना भाई जिसको नींद आए। ठीक है, जिसको नींद आए बता देना, क्लास से भगा दूंगा उसको मैं। ठीक है? हैं? तुम स्टोरी सुनाई है ना, मेरे एक टीचर वाली, मैथ वाले टीचर थे, मास्टर थे। हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ क्या थी। जैसे हम लोग को मैथ में उनका एक ही काम था, आर एस अग्रवाल बुक थी, उसके 50 क्वेश्चन डेली दे देते थे। तो 50 डेली करना इम्पॉसिबल काम है, हम तो नहीं करते थे। तो कुछ कुछ कर लिए, उसके बाद क्या करते थे, हम एग्जाम्पल ऐसे उतार के ले आते थे। वो गिनते थे, वो देखते नहीं थे। अब 50 बच्चों की क्लास है, वो कैसे कर सकते हैं? देखेंगे ही, है ना, काउंट कर लेंगे। तो जिसके 35-40 तक होते थे छोड़ देते थे, जिसके 30 के नीचे जाते थे उसकी भी पिटाई शुरू करते थे। और पिटाई शुरू करके वो क्या करते थे, सबसे पहले एक दो थप्पड़ मारते थे खींच खींच के, और पूछते थे मजा आया? ठीक है। तो उसमें बच्चे ने बोला हाँ, उसमें बच्चा बोले क्या, बोला नहीं, तो कहते थे आने दे। ठीक है। और बच्चा हाँ बोल दे तो कहते और ले। समझ में आ रहा है? हैं? तो जब वो, जब तक 10 थप्पड़ नहीं मार लेते थे, उनको खुद मजा नहीं आ जाता तो वो छोड़ते नहीं थे। और हर थप्पड़ के बाद ये पूछते थे मजा आया? सही है। अगर ना बोले तो, ना बोले तो आने दे, आ जाए तो और ले। ठीक है। तो ऐसा ही प्रोग्राम शुरू करेंगे। करो भाई, जल्दी लिखो। है? बेटा वो बहुत पिटाई करते थे, मतलब अच्छा है, पर मैं मिला उनसे कुछ है। क्या? मैं, हाँ, सब लोग खाए, मैं क्या स्पेशल थोड़ी हूँ। बस हम एक काम करते थे, जब वो ऐसे रो से इधर जाते थे ना, हम उधर से उधर पहुंच जाते थे पीछे से, एक दो बार बच जाते थे ऐसे। और उसमें भी सबसे अच्छा क्या होता है, अगर बगल वाला पिट जाएगा तो तुम्हारी कम होगी। ऐसे ही होता है ना, है ना? चलो, टीआई प्लाज्मिड किसमें प्रेजेंट है? एग्रोबैक्टीरियम में, प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है। आप दो एग्जांपल लिख लो प्लाज्मिड के, तुम्हारे सिलेबस में और नहीं है। हम एक कोर प्लाज्मिड, एक और लिख सकते हो आर प्लाज्मिड, है ना? थर्ड लिख दूं यहां पे, आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या करता है? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। दिख रहा है पीछे? नहीं दिख रहा बिल्कुल भी? कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस याद है किसी को? पेनिसिलिन वाला। मैं एक लाइन बता दूं फिर इसको रुकते हैं। देखो पहले सुन लो लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। देखो क्या लाइन है, एनसीईआरटी कहता है ये दो ई कोलाई बना दिए, पहले सुन लेना मेरी बात। ये ई कोलाई है, ठीक है, ये दूसरा ई कोलाई है, ठीक है, इस पर ये प्लाज्मिड बना हुआ है, इस पर टीटीआर है और एएमपीआर है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी की लाइन है, अ नॉर्मल ई कोलाई सेल लैक रेजिस्टेंस अगेंस्ट प्लाज्मिड, अगेंस्ट एंटीबायोटिक। इसका मतलब एक नॉर्मल ई कोलाई सेल में वो प्लाज्मिड ही नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो ई कोलाई सेल जिसमें ये प्लाज्मिड है उसमें रेजिस्टेंस है, किसके अगेंस्ट? एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। एनसीईआरटी ये लाइन बोलती है, जब आप बायोटेक पढ़ोगे ना, वो बोलती है। तो ये कौन सा प्लाज्मिड है जो रेजिस्टेंस देता है? आर प्लाज्मिड। तुम्हारे सिलेबस में यही तीन है, एक है एफ प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। तीनों स्पेशल फीचर देते हैं। यस, तीनों फीचर देते हैं। और ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे बस, ठीक है? सही है। क्या टाइम हो रहा है अभी? पक्का? स्लाइड पीछे कर दें,
लिखो बेटा जल्दी। है नहीं करना? क्यों परेशान है? कुछ कुछ कम कर दूं ना कंटेंट, हर साल कम कर दूंगा बिल्कुल। फिर मैं उतने ही पेज लिखाया करूंगा जो देगा सीधे एग्जाम में। बोल बोल। उसकी मर्जी है। मान ले एक सेल में 40 प्लाज्मिड है, 5 एक में चले गए, 20 एक में चले गए, पर प्लाज्मिड का एक मैक्सिमम नंबर होता है, 200 तक जा सकता है, तो वो डिवाइड करके अपने 200 पूरे कर लेते हैं। सही है। जैसे जब हम कोई सेल डिवाइड करते हैं तो किसी, इधर सुनो भाई, एक सेल में 40 माइटोकॉन्ड्रिया है, जब डिवाइड करेंगे तो क्या 20-20 भेजेंगे या रेंडमली कुछ भेज सकते हैं? रैंडम होता है, कुछ इसमें चले गए कुछ उसमें चले गए, फिर अगर नंबर जरूरत होगी तो डिवाइड करके बढ़ा लेंगे। सही है, बोलो। ठीक है, पूछो, कुछ पूछना चाह रहे बेटा आप पूछो। कुछ नहीं पूछोगे? हैं, नाराज है? पूछ ले। हाँ भाई। बच्चे डीएनए, जैसे ये पेन है, तेरे हाथ में भी पेन है, ये दो अलग अलग पेन है, पर दोनों बने प्लास्टिक के हैं। तो न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड बने दोनों डीएनए के हैं, दोनों बने डीएनए के हैं, तो डीएनए स्ट्रक्चर है ना? पर प्लाज्मिड में कौन सी जीन है जो एक्स्ट्रा है, और न्यूक्लियोइड में कौन सी जीन है जो जरूरी है? जरूरी जीन न्यूक्लियोइड में, एक्स्ट्रा जीन प्लाज्मिड में। ठीक है दोनों डीएनए, पर न्यूक्लियोइड में थोड़ी प्रोटीन भी होती है। हाँ, ये न्यूक्लियोइड जो है ना, इसलिए इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन है। यस। और इसमें सिर्फ क्या है? ओनली डीएनए है। किसका साइज छोटा होगा, इसका या इसका? प्लाज्मिड का। सही है, बोलो। कर लेंगे? ठीक है, तो यहीं रोकते हैं इसको। टीआई, टीआई की फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सुन तो सही, सुन सुन, मैं एक बार इस डायग्राम पे यहां बना देता हूं। इधर देख लो भाई सारे, एक मिनट देख लो बस। ये तुम्हारे पास रूट है, सही है, ये रूट के सेल्स हैं। ये वाला बैक्टीरिया कौन सा है? एग्रो बैक्टीरियम, पूरा नाम ट्यूमिफेशन। ये इसका न्यूक्लियोइड है। यस, ये इसका प्लाज्मिड है। यस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो सुनोगे तो आपके काम की है, ध्यान सुनेंगे। एक तरीका यह है कि इस प्लाज्मिड की मदद से कुछ प्रोटीन बने, उससे ट्यूमर हो जाए यहां पर। दूसरा तरीका क्या है कि इस प्लाज्मिड को ही इसमें डाल दें, सही है, और इस सेल के अंदर कुछ प्रोटीन बनाए और ट्यूमर हो जाए। कौन सा वाला होता है, पहला या दूसरा? दूसरा। इसीलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियर? जो किसी के डीएनए में बदलाव कर दे। समझ आ रहा है? बोलो। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगी? किसी के डीएनए में बदलाव कर देना। तो ये एग्रोबैक्टीरियम अपना प्लाज्मिड उठा के इसमें डाल देता है। तो क्या इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी? हां, एक नया डीएनए डाल दिया, उसकी वजह से इसमें क्या हो गया? ट्यूमर हो गया, सेल डिवाइड करने लगा। यस। और हम करते हैं तो वो कौन सा मेथड है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम कैसे करते हैं? जीन गन, यस, माइक्रो इंजेक्शन। यस, समझ पा रहे हो? लॉजिक है? क्लियर? ठीक है। प्लाज्मिड में स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं जीन क्लोनिंग में, क्योंकि वो ज्यादा कॉपी बनाता है, इसलिए यूज करते हैं। सही है। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है? अपना प्लाज्मिड उठा के किसमें डाल देता है? प्लांट सेल्स में। उससे क्या होता है? उस प्लांट सेल में ट्यूमर बनने लगता है, क्योंकि प्लाज्मिड के पास क्या है? प्लाज्मिड के पास क्या है बेटा? जीन है। प्लाज्मिड के पास जीन है जो प्रोटीन बनाती है जिससे ट्यूमर होगा। ट्यूमर क्या होता है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन। ट्यूमर के बाद कैंसर। शुरुआत में ट्यूमर, हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम में है। दूसरा, सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता, जिसमें होगा एक्स्ट्रा फीचर होगा। सही है? ठीक है। सभी बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड जरूर होगा। ठीक है, दो टॉपिक है, उसको कल करके अपने फिर यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से दो हैं? राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। ठीक है?
स्लाइड चेंज। मैं पहले सेव कर दूं, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कर लो, इसको लिख लेंगे अब। आपकी क्लास कितने बजे से नेक्स्ट? अच्छा, 12:15 से। खा